क्रिएट कर रहा है ऐसे वेवलेंथ जो हमको विजिबल नहीं है, बट धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, जब वो हम उसको हीट करते जाते हैं, फिर वो ऐसे वेवलेंथ की एनर्जी क्रिएट करना स्टार्ट करता है जो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी रेड कलर। सो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे वो एनर्जी रेडिएट करता है जिसके वेव का वेवलेंथ रेड कलर का वेवलेंथ होता है, एंड दैट इज अ विजिबल रेंज। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझो मैं क्या कहा, जब आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो वो एनर्जी जनरेट करता है, और वो एनर्जी का जो वेव होता है वो अलग अलग वेवलेंथ्स का होता है। तो उन्होंने वही स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने वही ऑब्जर्व करके ड्रॉ करने की कोशिश की है कि जो एनर्जी पर यूनिट टाइम रेडिएट हो रहा है, जो पावर रेडिएट हो रहा है, वो पावर किसी भी एक वेवलेंथ का कितना अमाउंट रेडिएट हो रहा है। मतलब अगर समझो 500 वेवलेंथ की एनर्जी है, 500 वेवलेंथ का वेव है, तो 500 वेवलेंथ वाली कितना वेव वहां से जनरेट हो रहा है, कितनी एनर्जी 500 वेवलेंथ वाली जनरेट हो रही है। फिर 600 वेवलेंथ वाली कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, 700 वेवलेंथ वाली कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है। समझ में आ रहा है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम सेइंग? स्टार्टेड ड्राइंग, फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हाट दे स्टार्टेड ड्राइंग, दे स्टार्टेड ड्राइंग अ ग्राफ जिसमें उन्होंने ये शो किया कि एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी एनर्जी जनरेट होती है, मींस एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट टाइम फॉर अ गिवन वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल 500 मीटर का जो वेवलेंथ है, लेट्स से उसकी 300 जूल पर सेकेंड एनर्जी जनरेट हुई। फिर 600 मीटर का जो वेवलेंथ है वो 800 जूल पर सेकेंड जनरेट हुआ। सो दे वर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का कितना एनर्जी पर सेकेंड में जनरेट होता है। समझ में आ रहा है? समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. When they draw the graph, जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया, when they started drawing the graph, see, एक बात तो क्लियर है कि मैंने तुमको ये बात बताई भी थी कि जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट की आप बात करते हो तो वहां पर एमिशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब वहां पर जो एनर्जी रेडिएटेड होगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से वो बहुत ही ज्यादा होगा। दैट इज वन कांसेप्ट दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, और ये लॉ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, करेक्ट? सो वो सारी चीजें वो सारे ऑब्जर्व उन्होंने वहां पे भी देखा कि मतलब जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ाते गए, जो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया था किसी भी वेवलेंथ का वो बढ़ता गया। एक ही वेवलेंथ पे आप कम टेम्परेचर पे उस वेवलेंथ का एमिशन देखोगे, उससे रिलेटेड एनर्जी, और उसी वेवलेंथ पे तुम दूसरे टेम्परेचर के लिए, हायर टेम्परेचर के लिए देखोगे, तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड के जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 500 मीटर का एनर्जी, ठीक है? सो लो टेम्परेचर पे अगर मुझे 300 जूल पर सेकेंड मिल रहा है एक पर्टिकुलर 500 मीटर के वेवलेंथ का, सो हायर टेम्परेचर पे ऑफ कोर्स वो जो एनर्जी रेडिएटेड होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमको पता है कि हॉट ऑब्जेक्ट्स ज्यादा एनर्जी रेडिएट करते हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो मुझे कितना मिल रहा है, पॉसिबिलिटी की इसी 500 मीटर का जो वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। Can you hear me? बच्चों आप मुझे सुन पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। What I was telling कि अगर समझो आपने कोल्ड ऑब्जेक्ट लिया, कोल्ड ऑब्जेक्ट पे आपने 500 मीटर वाले वेवलेंथ को देखने की कोशिश की, तो वहां पर आपको जो एनर्जी का अमाउंट मिला वो कम मिला,
ऑफ कोर्स हॉट ऑब्जेक्ट होगा फॉर द सेम वेवलेंथ आपको जो मिलेगा, आपको जो अमाउंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा एमिशन करता है। Emission करता है। Yes. Yes. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सेम Yes, ma'am. वेवलेंथ के Yes. अमाउंट जनरेट करेगा एनर्जी का एक टाइम में, और हॉट ऑब्जेक्ट उसी वेवलेंथ के लिए ज्यादा अमाउंट जनरेट करेगा उसी पर्टिकुलर टाइम में। समझ रहे हो? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Yes. जब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम देखा, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको हम पावर के टर्म से भी जानते हैं। जब एनर्जी पर यूनिट टाइम उन्होंने देखा अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए, ठीक है, दे स्टार्टेड ड्राइंग इट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, 500, 1000। मुझे एक ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ है ना, क्या हुआ बेटा? सेम ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनेगा ना? सेम ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बना रहे हैं, एक ही हॉट ऑब्जेक्ट की ग्राफ ले रहा है, उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ऑब्जर्व Yes. और उसको ये देख रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही वेवलेंथ को कैसे वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। जैसे कि मैंने बोला कि जब उसका टेम्परेचर कम था वो यही वेवलेंथ की एनर्जी कम जनरेट कर रहा था, फिर जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको थोड़ा गर्म कर दिया, तो वही अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और गर्म करोगे वही वेवलेंथ के ना एनर्जी और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको पता है कि हॉट ऑब्जेक्ट ज्यादा एमिशन करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो जब उन्होंने यही जो ग्राफ उन्होंने बनाया, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम वर्सेस वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए उन्होंने देखा कि 500 के वेवलेंथ के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम जनरेट होता है, 1000 वेवलेंथ वाला एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम जनरेट होता है। तो ऐसे डिफरेंट वेवलेंथ्स पे उन्होंने एनर्जी पर यूनिट टाइम का ग्राफ बनाया। जब उन्होंने ग्राफ बनाया, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो भी चीज थी, जब उन्होंने ग्राफ बनाना शुरू किया उनको कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ क्या कर रहे थे, उन्होंने एक ब्लैक बॉडी लिया, उसको एक टेम्परेचर पे हीट किया, एक टेम्परेचर पे हीट करने के बाद उससे जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है पर यूनिट टाइम, उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, मतलब 500 के लिए कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम जनरेट हो रही है, 1000 के लिए कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम जनरेट हो रही है, 2000 के लिए कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम हो रही है एट द सेम टेम्परेचर। सो सबसे पहले उन्होंने देखा फॉर 3000 कैलोरी। बोलो। एक ही टेम्परेचर पे एक बॉडी अलग अलग वेवलेंथ रेडिएट करेगा, मतलब? यस, कर सकता है। इट कैन आप एक टेम्परेचर पे आपको एक फिक्स्ड कभी भी ये नहीं मिलता, वेवलेंथ नहीं मिलता। इट कैन। यस मैम, समझा। Yes, ma'am. अमाउंट अलग Yes, अलग, ma'am. मतलब जो आपको आप वो वाला देख पाते हो जो सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है, बाकी के जो है वो छोटे छोटे हैं तो आप उनको नहीं देख पाते, तो जो सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है वो देखने के लिए मिल जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, Yes, समझा। ma'am. Yes, ma'am. So they started observing the graph and उनको ग्राफ कुछ ऐसा मिला। ये ग्राफ मैंने आपकी नोट्स में भेजा नहीं है, मैं इसको ना आप लोगों को सामने बनवाऊंगी, क्योंकि इस ग्राफ में ना बनाते वक्त कुछ ध्यान देना है, तो मैं वो ग्राफ अभी आप लोगों को बनवाऊंगी। ये मैंने जानबूझ के नोट्स में नहीं भेजा है आपको। सो दिस वाज 3000 केल्विन। 3000 केल्विन पे उनको ये ग्राफ मिला, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, उसी हॉट ऑब्जेक्ट को और थोड़ा गर्म किया, एंड थोड़ा सा और गर्म करने के बाद उनको ये ग्राफ कुछ ऐसा मिला। मतलब ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ गया तो हर पॉइंट के लिए जो अमाउंट रेडिएट होगा वो बढ़ जाएगा। जहां पर 3000 पे 500 की इतनी ही एनर्जी पर यूनिट टाइम जनरेट हो रही थी, वहीं पे 500 के लिए अब ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है, क्योंकि अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अब वैसे ही उन्होंने फिर और भी टेम्परेचर्स के लिए ट्राई किया, एक और टेम्परेचर के लिए ट्राई किया, एंड इस तरीके से वो ट्राई करते चले गए। अब क्या हुआ वो समझो कि जब उन्होंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, जब उन्होंने ये ग्राफ ड्रॉ किया ब्लैक बॉडी के लिए, देयर वाज अ बिग कंफ्यूजन यूजिंग द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी ग्राफ को हम स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब हम एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर, को वेवलेंथ से कंपेयर कर जब हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ को हम स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। आपके जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी, उनके सबके स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए जाते हैं, सबके, और फिर उनको एनालाइज करने की कोशिश की जाती है कि एग्जैक्टली
वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो क्या रेडिएट कर रहे हैं, किस किस वेवलेंथ की एनर्जी वो रेडिएट कर रहे हैं, कौन से वेवलेंथ की एनर्जी वो सबसे ज्यादा रेडिएट कर रहे हैं, कौन से वेवलेंथ की एनर्जी वो कम रेडिएट कर रहे हैं। इस तरीके से हम उनका बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द चीजों की स्पेक्ट्रल रेडिएशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ओके, सो जब उन्होंने ये ग्राफ बनाया बच्चों, सो व्हाट ही फाउंड दैट ग्राफ का स्ट्रक्चर वो मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। मतलब उन्होंने ये देखा कि स्टार्टिंग में ग्राफ जो है, सबसे पहला प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में ग्राफ ये दिख रहा था कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ के बढ़ने के साथ एनर्जी भी हर वेवलेंथ के लिए बढ़ती जा रही है। मतलब 500 के लिए एनर्जी कम है, उसका अमाउंट कम है, 1000 के लिए उसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है, फिर था या 500 से समझो 600 के लिए थोड़ा ज्यादा है, 700 के लिए थोड़ा ज्यादा है, सबसे पीक पे आ गया, 1000 के लिए सबसे पीक पे आ गया। अब उसके बाद वो क्या होता है कि जैसे जैसे उन्होंने वेवलेंथ बढ़ाना स्टार्ट किया, 2000, 3000, 4000, 5000, जो ये अमाउंट जनरेट हो रहा है एनर्जी, ये जो अमाउंट जनरेट हो रहा है पर यूनिट टाइम एनर्जी का, वो वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है और वो रिड्यूस होता शुरू हो जा रहा है। मतलब उनके लिए ये कंफ्यूजन था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब पहले जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बढ़ता जा रहा है, बट एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम वो कम होता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. एक पॉइंट तक जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जितनी एनर्जी रेडिएट हुई है उसका अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। बट एक पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, एनर्जी का जो एनर्जी रेडिएशन जो हो रहा है, जो पावर है, जो पावर का वैल्यू है वो कम होता चला जा रहा है। समझे? Yes. Yes, ma'am. ओके, नाउ ये सारी चीजें देखने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जो साइंटिस्ट लोअर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, वो साइंटिस्ट हायर वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और जो साइंटिस्ट की थियोरी हायर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पा रही थी, वो साइंटिस्ट की थियोरी लोअर वेवलेंथ पे फेल हो जा रही थी। मतलब जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था कि कोई भी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट या एक पर्टिकुलर थियोरी इसको एक्सप्लेन कर दे, वैसा कुछ नहीं हो रहा था। मतलब एक थियोरी अप्लाई नहीं हो रही थी। जो थियोरी बड़े वेवलेंथ के लिए अप्लाई हो रही थी, वो थियोरी शॉर्ट वेवलेंथ के लिए फेल हो रही थी, और जो थियोरी शॉर्ट वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पा रही थी, वो थियोरी बड़े वेवलेंथ को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो देयर वाज नो वन हु कैन एक्सप्लेन द होल ग्राफ इन अ सिंगल थियोरी। एक सिंगल थियोरी में पूरा ग्राफ एक्सप्लेन कर पाना वो टाइम पे टफ था, इट वाज वेरी टफ। तो ये पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई बच्चों की, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो पीक है ना, कैन यू सी दिस पीक? ये पीक लेफ्ट साइड होता चला गया। Yes. ये पीक लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता चला गया। अब ये जो पीक लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है हायर वेवलेंथ पे, इसका एक्सप्लेनेशन भी किसी के पास नहीं था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट। तो ये दो प्रॉब्लम्स थे जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ओके, एंड एरिया अंडर दिस ग्राफ, जो एरिया अंडर दिस ग्राफ है, ये आपको क्या लगता है क्या शो करेगा? Energy emitted. Radiant power. Energy emitted per unit area per unit. फिर से सोचो, what do you think that Energy radiated. Energy radiated. Radiated. Yes, will give you energy radiated. Yes. कितना एनर्जी रेडिएट है वो इस चीज का एक्सप्लेनेशन है। तो एरिया एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब ये इंटेंसिटी के बारे में, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि इंटेंसिटी मतलब होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। Per unit time. जो है Yes. इस ग्राफ का एरिया आपको एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के बारे में एक्सप्लेन करता है। क्लियर हो रहा है? Yes. Yes, ma'am. ये दिस इज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का।
मैं चाहती हूँ what you want, what you people should do, just read it once जो मैंने भेजा है, एक बार पूरा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन रीड करो, देखो हर लाइन का स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है क्या आई विल रीड फॉर यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू द स्टेटमेंट गिवन इन दैट. So we started with spectral distribution of a black body. आपको चाहिए तो आप कंपेयर करते चले जाओ. मैंने जो जो चीजें एक्सप्लेन की है वो सारी चीजें रिपीट होती चली जाएंगी. पहले the radiant energy emitted per unit area per unit time by a black body depends upon the temperature. मैंने कहा है कि जो भी एमिशन होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो पूरी तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. डू यू एक्सेप्ट दिस पार्ट? Yes. Yes. टेम्परेचर्स के लिए अलग अलग एमिशंस होगा एक एरिया से एक टाइम में. वहीं पर टेम्परेचर कम है तो एमिशन ज्यादा होगा या कम होगा? आंसर कम होगा. कम होगा. और वहीं पे अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर एमिशन ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. Yes. सन के आसपास नहीं जा सकते क्योंकि सन का टेम्परेचर इज वेरी हाई. अगर आप उसके आसपास जाओगे तो उसका जो रेडिएशन है वो इतनी ज्यादा एनर्जी एमिट करता है कि आप जल जाओगे. ठीक है. सो हायर टेम्परेचर्स जो होते हैं वो ज्यादा इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं और लोअर टेम्परेचर वाले मटेरियल कम इंटेंसिटी को जनरेट करते हैं. इसीलिए आपका टंगस्टन यूज किया जाता है फॉर मेकिंग बल्ब्स क्योंकि टंगस्टन जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर को अपने अंदर रोक के रख सकता है, वो पिघलेगा नहीं. तो जितना उसका टेम्परेचर हाई होता जाता है वो उतना अच्छा लाइट जनरेट करता है. क्लियर विद द पार्ट? समझ में आया? Yes, ma'am. Second one, hot objects radiates electromagnetic radiation in large range of frequency. अब what it is explaining कि जो गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट करते या सिंगल वेवलेंथ नहीं जनरेट करते. जो इस जगह पे हमने देख भी लिया कि अगर समझो मैंने 3000 केल्विन पे किसी चीज को गर्म किया है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक वेवलेंथ जनरेट करेगा, वो बहुत सारी वेवलेंथ जनरेट करेगा. पर मुझे दिखेगा मोस्टली वो वाला जो या तो विजिबल रेंज में हो या तो फिर सबसे ज्यादा एमिट हो रहा हो, जो वेवलेंथ का एनर्जी सबसे ज्यादा एमिट हो रहा हो वो वाला पॉइंट मुझे देखने के लिए मिलेगा. बट एक गर्म ऑब्जेक्ट बहुत सारे रेंज वेवलेंथ और बहुत सारी रेंज की फ्रीक्वेंसी एनर्जी. एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में कांस्टेंट हो जाएगा ना एनर्जी? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी. बोलो बोलो. मीन्स ऐसा हो सकता है कि हम लोग ने टेम्परेचर इंक्रीज करते करते एक पॉइंट में आ गए कि पावर 0 हो जाएगा डायरेक्ट. लेफ्ट में शिफ्ट होते होते वो 0 ही होगा. नहीं ऐसा नहीं है. You will find certain kind of energy every time. Means You'll can you always find see- certain kind of energy. तुम्हारा spectral distribution का जो graph है, I'll show you the exact graph. Actually, I don't have it now. means, I'll show you. technique में Wait. वो ग्राफ से मैं तुम लोगों को ये जो शिरोन ने पूछा था ना. यस Okay. मिस. Shiron, can you see this graph? यस मिस. Do you find that it is meeting at the x-axis again? मिल रहा है क्या? यस मिस मिल रहा है. नहीं मिल रहा है. कहाँ मिल रहा है? हाँ, मिल Zero रहा पे है. आ रहा है. ब्लर है ना इसमें लग रहा यस लग रहा है मिस. आप दिखा? यस. नहीं हो रहा है, टच नहीं मैम कर रहा है. नहीं मिल है. रहा. पैरेलल जा रहा है वो. मेरा कांस्टेंट हो गया मतलब रेडिएंट पावर. Exactly. मतलब यहाँ पर देखने के लिए कांस्टेंट है, बट when you will find it experimentally, it is not constant also. But it यस. don't. Yes, ma'am. Yes. मैम उधर Axis- स्मॉल डिफरेंस रहेगा ना. Exactly. बहुत मतलब माइन्यूट डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा. तो लार्ज स्केल पे भी फाइंड इट टू बी कांस्टेंट. तो इसीलिए मैंने ये ग्राफ आपको क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये ग्राफ समझो. आप लोग जब बनाते हो तो आप लोग इसको एक्सिस को मीट करवा देते हो, तो वो मीट नहीं होगा. इट इज कंटिन्यू टू बी मतलब एक सर्टेन कोई भी वेवलेंथ हो, एक बहुत लीस्ट अमाउंट भी जनरेट होगा तो भी होगा. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यस. यस. Yes, ma'am. इसको मीट करवा देते हो ना, आपका मार्क्स काट दिया जाता है. समझ में आया? यस मिस. यस मैम समझा. Yes, ma'am. ठीक है. So second point is clear. Hot object radiates electromagnetic radiation in large range of frequency. यस. यस मैम. Second point ये बोलता है कि आपका कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है वो
जो एनर्जी जनरेट करता है, व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए क्योंकि जब इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो ये देखा गया कि ये जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इनके पास ये जो रेडिएशंस हमको मिल रहा है हॉट ऑब्जेक्ट से, ये इनके पास अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है और ये स्पीड ऑफ लाइट से भागता है। सो इसीलिए जो एनर्जी आपके हॉट ऑब्जेक्ट जनरेट करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और वो बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का जनरेट होता है। मतलब आपने किसी चीज को गर्म किया, देयर कैन बी एनर्जी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 hertz, there can be energy with a frequency of 3 hertz, there can be an energy with a frequency of 5 hertz, 6 hertz, 7 hertz, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एनर्जी कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट जनरेट करता है। क्लियर विद दिस मच? समझा सेकंड पॉइंट सबको? Yes, ma'am. एवरीवन इज क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. टेम्परेचर पे अलग अलग इंटेंसिटी मिलती है। दैट इज इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया से कितना एनर्जी रेडिएट होता है, दैट गिव्स यू द इंटेंसिटी। हॉट ऑब्जेक्ट के लिए वो इंटेंसिटी की वैल्यू अलग होगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू अलग होगी। हॉट ऑब्जेक्ट के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू मतलब जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो ज्यादा होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो कम होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. आगे बढ़ू। Yes. ठीक। Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट ने ये बोला कि जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो उसमें से बहुत सारे फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जनरेट होती है। मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी या एक फिक्स वेवलेंथ की एनर्जी जनरेट नहीं होती, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी जनरेट होती है, अलग अलग वेवलेंथ्स की एनर्जी जनरेट होती है। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, थर्ड में उन्होंने बोला कि जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ठंडे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। मतलब उनसे जो एनर्जी जनरेट होता है ना, वो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कम होता है और उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। जरा समझो, देखो बच्चों, ये चीज समझने के लिए ना आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स। यहाँ पर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव जनरेट हो रहा है, दैट गिव्स यू द फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक वेव बनाया, ये दिख रहा है वेव? कैन यू सी द वेव? Yes. 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 का मतलब एक वेवलेंथ का मतलब होता है दिस Yes. Lambda. Lambda. Yes. और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में ऐसे कितने वेव बने हैं। Yes. Yes. ऐसे Yes. वेव बने हैं उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अब स्टेटमेंट तुमको अच्छे से समझेगा कि वो क्या बोल रहा है। देखो, ये जो वेव बना है ना बच्चों, ये पार्टिकल के वाइब्रेशन से बनते हैं। अब कोल्ड ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये कोल्ड ऑब्जेक्ट समझो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये फटाफट वाइब्रेट होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? कम। अभी हम कम होगी, कम। कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब Yes. ये आराम से वेव बनाएगा। मतलब 1 सेकेंड में बना रहा है। ये एक जो आपको वेवलेंथ दिख रहा है ना बच्चों, ये दिख रहा है? Yes. 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 तो आपको पता है कैसे बनता है? ये ऐसे कुछ बनता है। समझो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को सी, ये चैप्टर ना पहले 9th 10th चैप्टर हुआ करता था, जब आपको सब कुछ सिखा दिया होता था तो हमको ये बताना इजी पड़ता था। पर अभी आप लोगों को ये चैप्टर आगे डाल दिया है। मतलब ये चैप्टर को एक्चुअली ऑसिलेशन चैप्टर के बाद होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑसिलेशन के कुछ कंसेप्ट्स यूज होते हैं। तो ध्यान से समझो कि ये ग्राफ बनता कैसे है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, मुझे आज सम सिखाना था, बट आई एम यूजिंग दिस बिकॉज यू पीपल हैव डाउट, सो आई नीड टू क्लियर दैट। ये देखो, ये वेव पता है, कोई पार्टिकल ऐसा घूमता नहीं है। नो वन मेक्स अ वेव लाइक दिस। आप ये जो वेव बनाते हो ना, ये जो
डायग्राम आप बनाते हो या एक्चुअली में आप ग्राफ बनाते हो? किसका ग्राफ? ये ग्राफ बनाते हो आप इस पार्टिकल के मोशन का। अब देखो, जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है, when it goes front and then it comes to mean position and then it goes to back and then again it comes to front position, इसके मोशन का ऐसे ही ऑसिलेट होती है ना चीज। ये मेरा पार्टिकल है, ऐसा ऑसिलेट होता है ना। Yes, ma'am. Yes. Yes. ऑसिलेशन का जब कोई मेरा पार्टिकल, प्लीज बच्चों ध्यान से सुनो, मैं जो समझा रही हूँ, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज देयर इन योर बुक, इट इज समथिंग व्हिच आई हैव इन माय ब्रेन। सो अगर अभी नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, ऑसिलेशन में हम वापस ये चीज समझेंगे। बट अगर आप स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हो तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। अब मैंने क्या कहा कि ये जो हम ग्राफ बनाते हैं, ये जो हम वेव, जिसको हम वेव का बोलते हैं कि ये वेव का डायग्राम है, वो बनता कैसे है? ये जो मेरा पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है ना बच्चों, ये आगे गया, फिर पीछे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे आया। ये जो मोशन हो रहा है ना ऑसिलेशन का, इसी के हेल्प से ये पूरा ग्राफ बनाया जाता है। अब अगर मोशन स्लोली हो रहा है, बहुत स्लो मोशन हो रहा है, तो आराम से बहुत बड़ा वेवलेंथ बनता चला जाएगा, बहुत बड़ा। तो आपको सिंपल सी बात है कि 1 सेकंड में कितना वेवलेंथ बन पाया? खाली 1 सेकंड में कितना? One. One. बात समझ में आ रही है कि साइज जितना बड़ा होगा, इसका मोशन जितना स्लो होगा, साइज उतना बड़ा होगा। साइज उतना बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? Frequency कम होगी, कम होगी। है ना? वहीं पे अगर समझो मेरा पार्टिकल फटाफट ऑसिलेट हो रहा है, तो ये ऐसा ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। सबको क्लियर हो रहा? कम। यस। Yes. मतलब वेवलेंथ बड़ा तो फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ छोटा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ज्यादा। Yes, ma'am. पूछ लो। अगर देखो बच्चों, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो फिजिक्स इज नॉट समथिंग कि अभी सब कुछ समझ जाए। ऑसिलेशन चैप्टर में भी हम लोग ये कांसेप्ट पे काम करेंगे। जिनको समझा ठीक, जिनको नहीं समझा स्टिल आप लोग अनम्यूट करके मेरे को पूछ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीछे से कोई कनेक्ट चीज होके चल रही है। कुछ ऐसा पढ़ा रही हूँ जो पूरा ही नया है और सबके लिए ही नया है, तो पूछ सकते हो। एक बार नहीं समझा, 2 बार नहीं समझा, 3 बार नहीं समझा, जितनी बार पूछना है पूछ लो, बस क्लियर करके ले लो। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है, सो जितना स्लो मूव होगा, वेवलेंथ उतना बड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। आर यू ओके विद दिस? क्लियर विद द पार्ट? Yes, ma'am. फास्ट ऑसिलेट होगा, जितना फास्ट ऑसिलेट होगा, और फास्ट ऑसिलेट तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यस। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तब। जो थर्ड पॉइंट आपका क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं ना बच्चों, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जो एनर्जी जनरेट करते हैं, उनकी जो वेव होती है ना बच्चों, उनकी वेव का वेवलेंथ बहुत हाई होता है। और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। लो होती है। वो लो रेंज की फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करते हैं और हाई वेवलेंथ रेंज की फ्रीक्वेंसी, हाई वेवलेंथ वाले वेव जनरेट करते हैं। नाउ इज इट ओके? Yes, Yes, ma'am. Yes. When I talk about high temperatures बच्चों, तो वहां पर अब हमको समझ चुका है कि वो जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो मोस्टली हाई फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी जनरेट करते हैं और लो वेवलेंथ्स वाले को जनरेट करते हैं। इज इट ओके बच्चों? yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. सो बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो बढ़ती चली जाएगी और वेवलेंथ और कम होगी। कम होती जाएगी। कम होते जाएगा। ठीक है। सो यस। उसके बाद Lamar and Pring was a scientist who tried to study the black body का wavelength, and then what he did, he kept a source at different temperatures and tried to find out कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम जनरेट होती है और उसका ग्राफ बनाया, एनर्जी पर यूनिट टाइम वर्सेस वेवलेंथ।
इसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने ग्राफ बनाया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। आप उसको एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलो या पावर बोलो। पावर का मतलब, पावर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, पावर वाज वर्क Energy per unit time. Work done by time. डन। Energy. Yes. एनर्जी तो या पावर बोलो या एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलो। उन्होंने एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट इज पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया अलग अलग टेम्परेचर पे। Yes, ma'am. यस मैम बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये शो किया कि ये जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये दिखाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर इज द डोमिनेंट मैटर। यहाँ पे मटेरियल इज नो मोर, मींस मटेरियल इज लाइक जिस लेवल पे हम आके काम कर रहे हैं वहां पे मटेरियल का कोई खास असर नहीं होता, सारी चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे होती है। दिस इज व्हाट दे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। देन दे फाउंड आउट द मिस्टेक जो ग्राफ उन्होंने बनाया, उनको कोई यूनिफॉर्म स्पेक्ट्रम नहीं मिला। मतलब सॉरी, ये ग्राफ रॉन्ग हो गया। लेफ्ट शिफ्टिंग आपको ग्राफ में दिखानी है। यू शुड हैव अ लेफ्ट शिफ्ट। सो उन्होंने बोला कि उनको एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम देखने के लिए नहीं मिली। पहले वेवलेंथ के साथ बढ़ता चला जा रहा है, फिर अचानक से वेवलेंथ के साथ कम होता चला जा रहा है। ये एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी बात ये थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए, ऑफ कोर्स एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बढ़ता गया एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ में। पर 500 के लिए उसकी वैल्यू ठंडे टेम्परेचर पे कुछ और मिली, उसी 500 के लिए हायर टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम कुछ और मिला, ठीक है। नाउ next part is like if you have a different temperatures, तो मैक्सिमम कौन सा वेवलेंथ जो है, मतलब लैम्डा मैक्स दैट इज हाईएस्ट वेवलेंथ, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई एक टेम्परेचर है तो उस पर हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सा जनरेट होगा, दूसरा टेम्परेचर है उस दूसरे टेम्परेचर पे हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सा जनरेट होगा। मतलब लैम्डा मैक्स भी होगा, जो हाई वेवलेंथ होगी सबसे ज्यादा, वो कितनी जाएगी वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करता है। समझ में आ रहा है मैडम सिंह? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. So next point is area under the curve gives the energy radiated per unit area. So that because higher temperatures we get higher energy per radiated per unit time, lower temperatures we get low energy radiated per unit time, and they said that 300 Kelvin पे, that is higher temperature of 300 Kelvin, जो मैक्सिमम वेवलेंथ आपको देखने के लिए मिलता है 5 × 10⁻⁻⁶ मीटर्स का देखने के लिए मिलता है, ओके। एंड 300 केल्विन मतलब वो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पे आप मोस्टली 5 × 10⁻⁶ मीटर का वेवलेंथ जनरेट होता है एट द रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर। एट द रूम टेम्परेचर आपको 5 × 10⁻⁶ मीटर्स का वेवलेंथ जनरेट करते हो आप, पर वो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारी विजिबल रेंज में नहीं आता। इसीलिए जब आप कोई चीज ऐसे रख देते हो, आपको पता है कि वो चीज कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू द हीट रेडिएशन लॉ, वो कंटिन्यूअसली हीट रेडिएट कर रही है और एब्जॉर्ब कर रही है, रेडिएट कर रही है और एब्जॉर्ब कर रही है, पर आप उसको देख नहीं पाते कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों नहीं देख पाते? रीजन इज वो जो वेवलेंथ जनरेट कर रही है वो आपका आईज डिटेक्ट नहीं कर पाता है। Yes. 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 The scientist Rely and James, इन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया उस स्पेक्ट्रोग्राफ को, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब पूरा ग्राफ उनके हाथ में नहीं था। रिलाय और जेम्स लॉन्गर वाला वेवलेंथ एक्सप्लेन कर पा रहे थे और जो वेन था वो छोटा वाला वेवलेंथ जनरेट एक्सप्लेन कर पा रहा था, बट रिलाय और जेम्स का जो थ्योरी था वो शॉर्टर वेवलेंथ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, और वेन की जो थ्योरी थी जो छोटे वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रही थी वो लार्जर वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो रिलाय, जीन और वेन की थ्योरी आधे डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा था। मतलब अगर जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है उसकी थ्योरी अगर आपने यहाँ लगाने की कोशिश की तो इट वाज नॉट एप्लीकेबल, और जो थ्योरी ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रही है उसकी थ्योरी को आपने यहाँ लगाया तो इट वाज नॉट एप्लीकेबल। सो आफ्टर दैट देयर वाज अ पर्सन नोन एज प्लैंक्स, उसने क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी हेल्प ली, एक नए फील्ड में उसने एक नया फील्ड जनरेट किया, and then he explained the whole graph with a one single theory, and that is the reason
Planck was given a special recognition in quantum mechanics. आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करते हो उससे पहले प्लैंक्स की बहुत तारीफ की जाती है, फिर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना शुरू किया जाता है. Is it okay everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपके पास नोट्स है, तो टाइम इज 1:18. 2 मिनट Yes. देती हूँ, फटाफट करके देख लो. कोई पॉइंट नहीं समझा है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल गो अहेड विद द न्यू पार्ट. जो छोटा सा एक पार्ट बाकी है थ्योरी का वो खत्म करती हूँ. टाइम आज परमिट नहीं करेगा, नेक्स्ट लेक्चर में समझ करेंगे. फटाफट देख लो सब लोग, कुछ डाउट है तो पूछ लो. यू मोस्ट वेलकम. जिसको जिसको स्पेक्ट्रल में डाउट था उनको क्लियर हुआ प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. खुशी कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? खुशी लेक्चर अटेंड हो जाती है. खुशी कैन यू हियर मी? हेलो. Yes, ma'am. खुशी है? यस मैम बोल रहा है. मिस लैम्बडा मैक्स फिगर बता नहीं. क्या हुआ शुभम? लैम्बडा मैक्स क्या होता है वो नहीं. लैम्बडा मैक्स मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेवलेंथ. कोई भी एक टेम्परेचर डिसाइड करता है कि उस टेम्परेचर पे सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सा मिलेगा. व्हाट विल बी द, देखो ना शिफ्ट होता जा रहा है हाईएस्ट वेवलेंथ. यहाँ पे था, फिर शिफ्ट हुआ, फिर लेफ्ट में गया. तो हर टेम्परेचर पे सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा. समझ आ रहा है? ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा लैम्बडा मैक्स. क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलो. ज्यादा रहेगा तो उतना लैम्बडा मैक्स भी रहेगा ना ज्यादा. सी लैम्बडा मैक्स का मतलब क्या है वो बता दो. लैम्बडा मैक्स का मतलब है द वैल्यू ऑफ लैम्बडा. द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सबसे हाई वेवलेंथ, सबसे बड़ा वेवलेंथ जो क्रिएट होगा वो, सबसे बड़ा साइज जो क्रिएट होगा वो, तो वो आपका टेम्परेचर डिसाइड करता है कि सबसे बड़ा साइज वाला वेव कौन, मतलब दैट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट. Yes. सबसे ज्यादा लैम्बडा कहाँ पर क्रिएट होगा, कौन से टेम्परेचर में कितना क्रिएट हो रहा है. नहीं, it is not related to size, sorry. It is Hello, related ma'am. to radiated. लैम्बडा मैक्स का मतलब है कि किस वेवलेंथ at the maximum intensity. Lambda max is not the size. Yes. Lambda max is not the size. Sorry. Yes. Lambda max is Yes, not the ma'am. size. Lambda max is that wavelength जिसके लिए इंटेंसिटी सबसे ज्यादा क्रिएट होती है. जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे रेंज जनरेट होते हैं, पर आप मोस्टली वो देख पाते हो जिसका वैल्यू एनर्जी का सबसे ज्यादा हो. Yes. ठीक है? Yes. ये एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम सबसे ज्यादा होगा. That wavelength is considered to be lambda max. So and that is the reason I said that कि at every temperature it is shifting towards left. That point is shifting towards left. Just look at this graph. यहाँ पर ये point इसका lambda max है. Then this point is the lambda max. Then Yes. it is shifting towards left. This point is the lambda max. And then this point is टेम्परेचर की अलग अलग Lambda max. Yes. the lambda max is that value जिसका energy radiated per unit time सबसे ज्यादा हो. मींस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. लैम्बडा मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ma'am, टेम्परेचर. inversely proportional to आएगा temperature. हाँ बोल सकते हो. शिफ्ट हो रहा है ना. Yes, ma'am. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा टेम्परेचर, ये तो करेक्ट है. यही थ्योरी हम आगे सीखने भी वाले हैं. नहीं समझा. इसको यूज करके सन टेम्परेचर फाइंड आउट किया गया था. सन से सबसे ज्यादा मैक्सिमम आने वाली एनर्जी के वेवलेंथ को फाइंड करके हमने सन के टेम्परेचर को फाइंड आउट किया था कि सन का एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है. दिस वाज यूज्ड टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ अ सन, टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार, टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स. सो लैम्बडा मैक्स इज
दैट वेवलेंथ जिसका इंटेंसिटी, जिसका पावर सबसे ज्यादा हो। मैम तो Yes. मैम तो सन का जो लैम्डा मैक्स रहेगा वो बहुत कम रहेगा ना? करेक्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत कम नहीं है बट है, क्योंकि सन से भी बहुत गरम गरम स्टार्स है। यस सन तो बच्चा है बहुत सारे लोगों के सामने, जो हमको इतना बड़ा दिखता है, एक्चुअली में देयर आर मेनी स्टार्स जो सन से बहुत 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 ज्यादा बड़े हैं। Yes. यस यस ठीक है, फटाफट देख लो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे जा रही हूँ। छोटा सा पार्ट है वो खत्म करते हैं एंड देन वी विल गो अहेड विद द सम्स। सारी थ्योरीज के सम्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर गो थ्रू करके आना, कहीं पर कुछ नहीं समझाओ तो पूछ सकते हो, मैं एक और लेक्चर ले लूंगी इस चैप्टर के लिए। फिर वी विल स्टार्ट विद रोटेशनल। देख लिया? कुछ डाउट है? बोलो बच्चों, क्या देख नो रहे हो? मैम, नो मैम, नो मैम पक्का कुछ समझ में आ रहा है ना? हाई वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी। यस यस मैम, यस ये सब ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा गर्मी से ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, उस पे उसकी फ्रीक्वेंसी, वो जो एनर्जी जनरेट करेगा, वह एनर्जी का वेव उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, Yes, ma'am. सो नेक्स्ट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि अभी तेजस ने बोला शायद कि हम लोगों को ये स्पेक्ट्रल ग्राफ से एक ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलता है मैम, कि ये जो लैम्डा मैक्स है ना मैम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। मतलब जब टेम्परेचर यहाँ पे था, लैम्डा मैक्स वाज समवेयर हाईएस्ट, फिर कम होता गया, फिर कम होता गया, फिर कम होता गया। देखो लैम्डा की वैल्यू शिफ्ट होती जा रही है लेफ्ट में। इसके Yes. लिए कुछ 600 Yes, कुछ ma'am. 500 प्लस आ गया, बट 600 पे चल रहा है। फिर इसके लिए थोड़ा 500 की तरफ शिफ्ट हो गया, और इसके लिए एकदम ही लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। 4 मतलब 300 जैसे yes. जैसे बढ़ता जाता है, आपका जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है, ये ऑब्जर्व किया गया कि वो कम होता चला जाता है। एंड दिस लॉ इज ओनली नोन एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेस हो रहा है ना वेवलेंथ, लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है वेवलेंथ। सो अकॉर्डिंग टू द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, lambda max is equals to is direct inversely proportional to 1 by t, is inversely proportional to t, 1 by t is inversely proportional to t. So lambda max is equals to b by t, जहां पर b को बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट। b is known as वेन्स कांस्टेंट, और b की जो वैल्यू है that is 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. B की values 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. 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 Yes, ma'am. एंड उसने बोला कि जो भी कलर आप देख पाते हो, वो कलर आप इसलिए देख पाते हो क्योंकि उस कलर का Visible वेवलेंथ range. जनरेट हो रहा है। ठीक है, उस कलर का रेडिएशन सबसे ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर आप कोई चीज येलो कलर की देख पा रहे हो, इसका मतलब उसके अंदर से येलो कलर का वेवलेंथ का रेडिएशन सबसे ज्यादा है। अगर आप रेड कलर देख पा रहे हो, तो उसके अंदर रेड कलर का रेडिएशन रेड कलर के वेवलेंथ का रेडिएशन सबसे ज्यादा है। मतलब अगर आप आयरन रॉड को गर्म कर रहे हो और आपको रेड कलर का वो दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो रेड कलर ही जनरेट करता है, वो बहुत सारे वेवलेंथ जनरेट करता है, पर सबसे ज्यादा रेड कलर वाला वेवलेंथ जनरेट करता है। समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. यस Yes. मैम अगर दो वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वल रेडिएट होंगे तो दोनों का कलर मिक्स हो जाएगा। एग्जैक्टली हो जाएगा। इसीलिए तो आप लोग लाइक सन से जो कलर्स आपके पास आता है वो व्हाइट कलर में आता है, सारे वेवलेंथ्स मिक्स होता है। फिर आप प्रिज्म यूज करके उनके वेवलेंथ्स को सेपरेट करते हो बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग पाथ और बाय Yes, ऑब्स्ट्रक्टिंग। yes. ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि आपके जो हॉट स्टार्स होते हैं, ठीक है, वो हॉट स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, एंड दे आर मोस्टली एट द टेम्परेचर ऑफ 10,000 केल्विन,
जो व्हाइट कलर का जो भी स्टार आपको देखने के लिए मिलता है, वो व्हाइट कलर का जो स्टार होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू द रेड कलर। रेड कलर का जो स्टार होता है वो व्हाइट कलर के स्टार से ठंडा होता है। तो जो रेड कलर वाले स्टार्स होते हैं, जो रेड जायंट्स होते हैं, वो थोड़े ठंडे होते हैं एज कम्पेयर टू द व्हाइट कलर, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ इज हाई और लो। व्हाट डू यू थिंक? इज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर हाई और लो? ज्यादा रहेगा। बड़ा है ना? ज्यादा रहेगा, ज्यादा Yes. हाई। कलर का वेवलेंथ इज हाई, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और कम होगी। कलर तो आपको अब समझ में आ रहा है कि रेड कलर इज एक्चुअली इज नॉट अ वेरी हाई टेम्परेचर से देखा Yes. जाए। Yes. रेड कलर Yes. नहीं, ठीक है। तो आप व्हाइट कलर वाले स्टार्स को देखोगे और रेड कलर वाले स्टार को देखोगे, तो रेड कलर वाला स्टार थोड़ा ठंडा होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत होता है, और व्हाइट कलर वाला जो स्टार होता है वो बहुत ही गर्म होता है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के वेवलेंथ जनरेट होते हैं, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का वेवलेंथ जनरेट होने की वजह से ऐसी बहुत सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज होती है, और हाई फ्रीक्वेंसीज होने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जो व्हाइट कलर वाले होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू द रेड कलर। समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes. Yes. Yes, ma'am. Theory of your book is Stephen's Boltzmann's law of radiation. ये आपका लास्ट थियरी है बुक का। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। इन्होंने भी कुछ रेडिएशन से रिलेटेड ही डिस्कशन किया था। व्हाट ही डिस्कस्ड, उन्होंने क्या बोला था वो समझाती हूँ। उन्होंने कहा था कि जो एनर्जी एमिट होती है ना, जो रेडिएशन होता है ना, वो रेडिएशन जो होता है, आपको पता है व्हाट इज आर, है ना? आर हमने देखा है ना, आर वाज क्यू, आर वाज इक्वल्स टू Q by 2 by 80. 80. 2 by 80. so energy radiated per unit time per unit area, energy radiated per unit time per unit area, that is Power. एमिसिव पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर को। ये उन्होंने फाइंड आउट किया था। एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू 4, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। एंड फिर उन्होंने प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर r इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू टी रेज़ टू 4 ये सब्स्टिट्यूट किया था, वेयर सिग्मा इज नोन एज स्टीफेंस कांस्टेंट। सिग्मा को नाम दिया गया था स्टीफेंस कांस्टेंट। समझा? And the value for Stephen constant is 5.67 into 10 raised to minus 8 joules per meter square per second per Kelvin raised to 4. Is it okay? Yes. 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 ठीक है? But this was about the black body. It was related to the black body. But if it is not a perfect black body, then your R is given by R is equals to E into sigma into T raised to 4. And you know what is E, right? Yes. 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 Coefficient of emission. Coefficient of E is still temperature. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे कुछ डिस्कशंस करने हैं केसेस के। The first case is like if your room temperature is T0, ठीक है, and your object का temperature is, let's say it is T. Room temperature is T0 and object का temperature is T. Then अगर आपका room temperature आपके ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से कम है, ठीक है, so जो एनर्जी रेडिएट होगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, it will be simply R is equals to sigma into T raised to 4. ठीक है? Yes. But Yes. energy absorbed जो होगी, that energy will be, this is energy radiated, energy absorbed will be equal to R is equals to sigma T naught raised to 4. ठीक है? So total loss जो होगा एनर्जी का पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में, वो होगा energy radiated minus energy absorbed, that is sigma T raised to 4 minus sigma T naught raised to 4, that is equals to sigma T raised to 4 minus T naught raised to 4. और यहीं पर अगर आप नॉर्मल बॉडी के लिए इसको लिखते हो तो इट विल बी सिंपली सिग्मा ई इंटू टी रेस्ट टू 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू 4. फिर से रिपीट करती हूँ मैंने क्या कहा.
मैंने कहा कि समझो आपने एक बॉडी लिया जिसका टेम्परेचर T है और आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, ठीक है। ऑलरेडी हमने रिलेशन देख लिया है कि एनर्जी रेडिएटेड आउट इज गिवन बाय R इज इक्वल्स टू, अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो सिग्मा T रेज़ टू 4, सॉरी ब्लैक बॉडी है तो सिग्मा T रेज़ टू 4, और अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो E इंटू सिग्मा T रेज़ टू 4। इज इट क्लियर टिल दिस मच? सबको Yes, Yes. किया कि मैं एक बॉडी ले रही हूँ जिसका टेम्परेचर मैंने T कंसीडर किया और आपके आजू बाजू का टेम्परेचर मैंने T0 कंसीडर किया। अगर मेरा जो भी बॉडी है उसका जो भी टेम्परेचर है, समझो वो जो है वो T0 से बड़ा है, रूम टेम्परेचर से बड़ा है। सो अगर रूम टेम्परेचर से बड़ा है तो ऑफकोर्स कुछ अमाउंट वो रेडिएट करेगा जो ज्यादा होगा, Yes. एब्जॉर्ब कम करेगा और एमिट ज्यादा करेगा। सो आई एम सेइंग जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है जो एमिट कर रहा है वो होगा R इज इक्वल्स टू सिग्मा T रेज़ टू 4, और जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो होगा R इज इक्वल्स टू सिग्मा T0 रेज़ टू 4। तो दोनों के बीच का जो एनर्जी लॉस होगा, जो एनर्जी डिफरेंस होगा, वो कितना होगा? जितना वो एमिट कर रहा है माइनस जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा उसका लॉस इन द एनर्जी। कुछ समझे? Yes. Yes. अगर ये दोनों सेम होते तो कोई एनर्जी लॉस होता क्या? नो। No. इसके बराबर हो जाता, तो आंसर विल बी 0। सो दिस इज Zero. सिंस इसका टेम्परेचर हाई है तो ये ज्यादा एमिट कर रहा है और कम एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से देयर इज एनर्जी लॉस। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में ये होता तो देयर शुड बी नो एनर्जी लॉस। Yes, ma'am. बॉडी के लिए वही चीज लिखोगे तो इट इज सिग्मा इनटू E। यहाँ पर एक एमिसिविटी का एक क्वांटिटी आ जाएगा। फॉर नॉर्मल बॉडी इट शुड बी रिटन एज सिग्मा इनटू E T रेज़ टू 4 माइनस T0 रेज़ टू 4। इज इट क्लियर टिल दिस मच? ये कंसेप्ट समझा क्या बोल रही थी मैं? Yes. मैम। कि आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो आपका ऑब्जेक्ट एमिट ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा। जो एमिट कर रहा है वो इस वैल्यू, ये फॉर्मूला है उसके लिए, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो ये फॉर्मूला है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्यों गिरेगा? क्योंकि देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू। कितना डिफरेंस होगा तो हम इससे निकालेंगे कितना एमिट कर रहा है और कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर जितना एमिट करता है उतना ही एब्जॉर्ब कर लेता तो ये क्वांटिटी मेरी 0 हो जाती, जो मैं सब्ट्रैक्ट। Yes. देयर शुड बी कुछ बड़े से क्लियर हुआ सबको? Yes. बड़े मैम, बोलो। एक टेम्परेचर के बाद वो दोनों सेम हो जाएगा ना, एमिशन और एब्जॉर्प्शन, जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा तब। तेजस, एक टेम्परेचर मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, यस। जब आपका ऑब्जेक्ट ये अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कर करके रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, एक बार वो रूम टेम्परेचर पे आ गया फिर वो जितना एमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब भी करेगा, तो देयर विल बी नो एनर्जी लॉस। देन टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट, यस, समझा। ठीक है, किसी को कोई Yes, ma'am. प्रॉब्लम है? ठीक है, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो। ये वाला पार्ट भी मैंने आपको नोट्स में भेजा है, देखो कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल स्टॉप। वी विल गो अहेड विद द सम्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है, लीव मत करना। ओके, काफी लोग लीव कर चुके हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। टीचर क्लास में रहता है, इतने बिजी लोग हैं, टीचर क्लास में रहता है उससे पहले लीव कर जाते हैं। वाओ, हम लोग को ही ज्यादा पढ़ाने की आदत हो गई है शायद। प्रतिभा मैम हो आप यहाँ पे? हाँ बोलो। ये जो लोग भी लीव हुए ना मेरा बैच खत्म होने से पहले, इनको है ना, के लिए एमबीसी सर से बात करो, स्ट्रेट अवे एमबीसी सर से बात करो इनके लिए। क्योंकि एक्चुअली होता है क्लास में टीचर है और आप कैसे लीव कर जा रहे हो, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया, आपको सब आता है। और ये जो जितने लीव हुए ना इनका नाम मुझे चाहिए, प्लीज। इनका नाम नेक्स्ट टाइम, पहले मैं इनसे ओरल लूंगी, इनकी बैंड बजाऊंगी, फिर पढ़ाना शुरू करूंगी। इनका नाम मुझे लिख के दो। ये कोई लीव मत करना, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लेती हूँ। आप कोई लीव करेगा ना तो फिर वो भी कंसिडर हो जाएगा, डोंट लीव।
Okay, there is an announcement for you. Next time we will go ahead with the sums for sure, but I want you to try the sums first. पहले sums try करो. अगर नहीं आ रहा है तो भी मैं डिस्कस करने ही वाली हूँ sums को जाकर, but still I want you to try. Next ये है कि I'm going to check your notes in the next lecture. मैं सबके notes जो आपके बहुत महान दोस्त हैं वो जो लीव हो गए उनको भी बता देना. नेक्स्ट टाइम मेरा बैच में आने के पहले अपने नोट्स लेकर आइए. मैं पहले नोट्स चेक करूंगी एंड देन मैं सम सिखाना शुरू करूंगी. तो नोट्स आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में. एंड तीसरी चीज, मैंने जितनी भी चीजें पढ़ा दी है, सेशन भी ओरल का ऑलमोस्ट लोगों का हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर में पहले ओरल लूंगी फिर सम सिखाऊंगी, और आपके ओरल पे डिसाइड होगा कि आपको सम्स कितने बार प्रैक्टिस करके आना है. अगर आंसर नहीं आया, सेम सम में 10-10 बार लिखने के लिए दे दूंगी. आई